हाँ जी दोस्तों, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक प्रैक्टिकल नंबर 6 हमने बाकी रखा था। मैंने कहा था वो आपके पास में कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी जो हमारा पार्ट है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद ये क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा आपको। तो ये टाइम आ चुका है। कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने स्टार्ट कर दिया है और उसी बीच मैं आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बस एक क्वेश्चन नंबर 6 बाकी रखा था हमने, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी का सारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा चुके हैं और प्लेलिस्ट में आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रखे अरेंजमेंट के साथ। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी कंप्लीट होने के बाद आप ये क्वेश्चन देखेंगे। पहले ही मैंने कहा था अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली ये देख रहा है तो उसको बता दो कि कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी जो हमने प्रोवाइड किया चैप्टर, ठीक है, वो आप कंप्लीट करने के बाद ये चीज करेंगे आपके पास में। ठीक है, क्या कहता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। वैसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस छोटा मोटा कंसेप्ट था जो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी से रिलेट होता था, इसलिए बाकी रखा था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सर क्वेश्चन में कोई बड़ी चीज़ें होगी इसलिए बाकी रखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्ट है, बस कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी आपके पास में जो है वो पढ़ रखी होती है तो यहाँ पे थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है आपको। बस इतना सा था, इसलिए मैंने बाकी रखा था। कहते हैं कि सर आपके पास में कल्याणम लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 34,50,000 दे रखा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब तो वैसे भी आपको पता चल ही चुका है, कितनी बार रिपीट हो चुका है अपने लेक्चर्स में। ठीक है, लीवरेज से होता आ रहा है ये चीज़ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है सर EBIT। ठीक है, ये चीज़ तो बहुत बार बता चुका हूँ आपके पास में। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिस स्टूडेंट को यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ना पता हो। ठीक है, इतनी बार बता चुका हूँ कि मतलब कैलकुलेशन भी मुझे अब याद नहीं आ रही कि एग्जैक्टली कितनी बार बताया होगा। ठीक है, तो EBIT आपके पास में कितना है, 34,50,000। इसके बाद कहता है कि सर डेप्थ आपके पास में, एम्प्लॉय डेप्थ आपके पास में दे रखा है विच गिव्स टोटल इंटरेस्ट 7,50,000। अच्छा, तो डेप्थ का अमाउंट नहीं बताया लेकिन डेप्थ पे लगने वाला इंटरेस्ट बता दिया है। बहुत बढ़िया सर, उल्टी कैलकुलेशन थोड़ी सी करवाना चाहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। कहता है फर्म जो है हैज़ एग्जिस्टिंग आपके पास में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब सर के, और कॉस्ट ऑफ डेप्थ का मतलब KD। ठीक है, तो कहता है 16% है और 8% है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पेक्टिवली आपके पास में। कहता है फर्म हैज़ न्यू प्रपोजल। अच्छा, अब फर्म के पास कोई न्यू प्रपोजल आया है और फर्म के पास न्यू प्रपोजल में कहता है कि सर आपके पास में रिक्वायर्ड करता है फंड 75 लाख रुपीज़। ठीक है सर, तो कहता है 75 लाख रुपीज़ का कुछ फर्म के पास न्यू प्रपोजल आया है जिसमें 75 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अब सीधी सी बात है, 75 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले 75 लाख रुपीज़ इकट्ठा तो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन होता है सर, इक्विटी इशू कर दीजिए, प्रेफरेंस इशू कर दीजिए, डिबेंचर इशू कर देते। ठीक है, EBIT EPS एनालिसिस में हम पढ़ चुके हैं कि सर अमाउंट की ज़रूरत होती है तो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे देखते हैं इन लोगों ने कैसे किया। कहते हैं कि सर अगर ये फंड में आप जो है ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हो तो फर्म को एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा 14,25,000। मतलब कि अभी जो EBIT कमा रहे वो तो कमाओगे ही कमाओगे, एडिशनल और ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। कितना सर, 14,25,000। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है। ठीक है सर, कहता है कि टू फाइनेंस द प्रपोजल फर्म इज एक्सपेक्टिंग टू इशू एडिशनल डेप्थ। लीजिए, देखिए मैंने कहा मल्टीपल ऑप्शन होता है, फर्म ने कौन सा डेप्थ इशू करने का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। कहते हैं डेप्थ इशू करेंगे वो भी 8% वाला, तो उस पर 8% के हिसाब से क्या लगेगा सर, इंटरेस्ट लगेगा। क्या बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। और कहता है विल नॉट बी इशू एनी इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स नए कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं करने वाले, पहले जो है वही रहेंगे आपके पास में। ठीक है, अब कोई नए इशू नहीं करना चाहते ये। ठीक है, कहता है कोई टैक्स वगैरह नहीं है, एज्यूम करिए कि आपके पास में कोई टैक्स वगैरह नहीं है। इसके आगे कोई चीज़ है आपके पास में, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आपके पास में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को WACC भी कह सकते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी की लैंग्वेज में बोले तो उसे KO भी लिख सकते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि वो चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, कहते हैं कि सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC निकालिए या फिर मैं कह सकता हूँ KO निकालिए। कहता है दो केस में, सबसे पहला तो बिफोर प्रपोजल, ये प्रपोजल मिला ही नहीं होता तो उससे पहले हमारी क्या हालत थी KO में, और उसके बाद कहता है कि अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते तो उसके बाद हमारा KO क्या रहेगा, ये निकालने के लिए कहा गया है करके।
तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एक तरीके से। आपके पास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कहीं ना कहीं मैं जगह ढूंढ लेता हूँ, आप भी कहीं कैलकुलेशन कर लीजिए पेज। ठीक है, कहीं पे भी आप जो है जगह ढूंढ के इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए मेरे साथ। ठीक है, अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी पढ़ चुके हैं, इन दोनों के थोड़े बहुत कंसेप्ट यूज़ होगा। वैसे क्वेश्चन छोटा सा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा है सर? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 ये आपके पास में प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, जल्दी से आ जाइए सर, इसका सॉल्यूशन करते हैं, देख लेते हैं क्या है चीज़ें। कहते हैं सर कल्याण लिमिटेड, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा, इसने आफ्टर और बिफोर प्रपोजल ये दोनों चीज़ें पूछी है, इसलिए आपके पास में मुझे ये हाईलाइट करके पहले तो मुझे ये बाइफरकेट कर देना चाहिए कि सर आफ्टर और बिफोर क्या क्या चक्कर है। कहते हैं सर कल्याण लिमिटेड के पास अभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34,50,000 है और यहाँ पे इंटरेस्ट आपके पास में 7,50,000 है, केडी और केई दिया है। उसके बाद आपके पास में यहाँ से स्टार्ट होता है सर न्यू प्रपोजल की कहानी। तो सर यहाँ पे ओल्ड है, बिफोर है और ये आफ्टर है। तो मैंने सर यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया कि ये जो चीज़ आपके पास में ग्रीन हाईलाइटेड, ये क्या है सर? आफ्टर प्रपोजल वाली बातें हैं। ठीक है, तो बिफोर प्रपोजल के लिए ये कोई रेलिवेंस नहीं रखता, जब आफ्टर की कैलकुलेशन करनी होगी तब ये रेलिवेंट आपके पास में रखेगा। ये चीज़ आपके पास में क्लियर है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। ठीक है जी, चलिए तो अब इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपके पास में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा कि सर KO निकालना है, तो सबसे पहले आपके पास में पॉइंट नंबर 1 बिफोर प्रपोजल। ठीक है, बिफोर न्यू प्रपोजल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। कहते हैं सर बिफोर न्यू प्रपोजल आपके पास में। ठीक है, बिफोर न्यू प्रपोजल आपके पास में, क्या ये चीज़ क्लियर है? बिफोर न्यू प्रपोजल। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं बिफोर न्यू प्रपोजल के लिए। ठीक है, तो बिफोर न्यू प्रपोजल इसका सॉल्यूशन करने जा रहा है, आ जाइए। चलिए सर KO निकालना है। ठीक है सर, KO निकालना है या फिर WACC को डिफरेंट तरीके से, बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, दो तरीके बेसिकली होते हैं, या तो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी के हिसाब से फॉर्मूला यूज़ कर लो, या फिर आप जो है वो अपना मेन, ठीक है, फॉर्मेट यूज़ कर लो। फॉर्मेट कौन सा सर? KD इंटू आप वेट कर दीजिए, मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू वेट करके आप निकाल सकते हैं। अपने तरीके से कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे तो आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि सर EBIT वगैरह गिवन है और KD आपको गिवन है, तो मुझे लग रहा है कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में जो हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला पढ़ा था वो कहीं ना कहीं अप्लाई हो सकता है, ऐसा लग रहा है। मैं पहले चेक करूँगा यहाँ पे अप्लाई करके, हो रहा है तो फिर करेंगे, वरना फिर अपने पास वे और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वेटेड एवरेज के दो ही फॉर्मूले हैं, एक कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में KO का फॉर्मूला और दूसरा आपके पास में वेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ठीक है, जहाँ पे हम फॉर्मेट बनाते पूरे का पूरा। तो एक बार के लिए मैं अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे EBIT दिख रहा है, KO दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें KD, ठीक है, ये वगैरह सारी चीज़ें दिख रही है। तो एक बार के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई करके देखता हूँ कि क्या वो चीज़ मुझे मिल पा रही है। ठीक है, तो कहते हैं कि सर आपके पास में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, तो कहते हैं कि सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास में का है, या फिर आपके पास में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में ये कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिसे कि आपके पास में KO के नाम से डिनोट किया जा सकता है। कहते हैं कि सर KO भी शॉर्ट में इसे कहा जाता है। फॉर्मूला क्या रहता है सर? इसका फॉर्मूला रहता है वैसे EBIT माइनस टैक्स आप करते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे टैक्स है नहीं तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन ये फॉर्मूला है तो पूरा लिख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, फॉर्मूला मैंने समरी नोट्स में लिखवा है आपके पास में, समरी नोट्स आपके पास में ओपन होनी चाहिए। ठीक है, EBIT माइनस टैक्स, और ओपन ही क्या आपके पास में फॉर्मूला एज इट इज़ याद होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, तो कहता है कि सर EBIT माइनस टैक्स करेंगे डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म।
ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म। EBIT तो चलो गिवन है और ये तो निकालना है, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू पुट करेंगे नहीं। EBIT गिवन है और टैक्स तो है नहीं, तो EBIT कितना है सर? EBIT बिफोर प्रपोजल है तो ये वाला EBIT 34,50,000 आपके पास में, और 34,50,000 डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म कर देंगे। वैल्यू ऑफ फर्म डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो सर वैल्यू ऑफ फर्म के लिए तो फॉर्मूला था ना, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर लेंगे वैल्यू ऑफ फर्म के लिए, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म के लिए वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर लेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू आपके पास में इसका फॉर्मूला होता है एस प्लस डी। क्या सर एग्जाम में सिर्फ एस प्लस डी लिख के आएंगे? एज आपके पास में ऑलवेज मैंने कहा है कि सर ऐसा नहीं करेंगे, एस का फुल फॉर्म साइड में लिख लेंगे कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे दिखा देंगे सर एस का मतलब ये है, डी का मतलब ये है। एस का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डी का मतलब वैल्यू ऑफ डेप्थ। ये मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बता रखी है, लेकिन यहाँ पे चलते चलते थोड़ा सा रिविजन आपके पास में करवाता चल रहा हूँ, जो बातें मैंने कही थी वापस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होती है आपके पास में? तो सर सीधी सी बात है, इसके लिए फॉर्मूला होता है EAT आपके पास में डिवाइड बाई के। तो आपके पास में ये तो बन जाएगा सर EAT डिवाइड बाई के। डायरेक्टली मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, मैं सेपरेटली कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, वरना कहेंगे सर ये कहाँ से कैलकुलेट किया आपने। ठीक है, अच्छा वापस से पहले से समझा रहा हूँ सर। वैल्यू ऑफ फर्म नहीं पता था, वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला पुट करा। फॉर्मूला आपके पास में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ। वैसे डेप्थ तो मार्केट वैल्यू पे होता है, तो डेप्थ का अमाउंट जैसे ही पता चल जाता है काम खत्म हो जाता है। सर ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? ओके सर, यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एस निकालना पड़ेगा। एस का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आप लिखेंगे यहाँ पे, और कहता है इसका फॉर्मूला क्या रहता है बेसिकली, कहता है कि सर फॉर्मूला EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई के। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो सर के तो डायरेक्टली गिवन था, कितना है 16%। के तो डायरेक्टली गिवन है 16%, तो 16% वो तो यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है सर, ये तो 16% है आपके पास में, वो मैंने रख दिया। EAT पता है क्या? आंसर इज यस सर। EAT कैसे मिलता है सर? EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, टैक्स माइनस कर दो, अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। वैसे टैक्स तो है ही नहीं, तो सीधी सी बात है EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, इंटरेस्ट भी डायरेक्टली गिवन है, तो कहते हैं 34,50,000 EBIT है, जिसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा 7,50,000 आपके पास में। तो क्या मिल जाएगा सर आपके पास में? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो कहता है 34,50,000 माइनस 7,50,000 डिवाइड बाई 16% करूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा सर? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। कहता है कि सर 1,68,75,000 आपके पास में, और ये इन रुपीज़ आपके पास में मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो लो जी, ये आपके पास में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो चलो ख़त्म हो गया, तो वो तो वैल्यू पुट कर देते हैं सर यहाँ पे। ठीक है, इन रुपीज़ है सारी की सारी चीज़ें, ये भूलना नहीं है। ये आपके पास में मिल चुका 1,68,75,000। बस अब डेप्थ की वैल्यू मिल जाए तो काम खत्म हो जाएगा। वैसे तो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी के अंदर तो क्वेश्चन में क्या होता था सर, डेप्थ की वैल्यू डायरेक्टली गिवन होती थी। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मैं कहूँ डायरेक्टली जैसा ही है। अगर आप देखिए तो सर क्या दिया है, इंटरेस्ट और आपको KD गिवन है। ठीक है, लेकिन सर डेप्थ की पूरी वैल्यू नहीं गिवन है, या इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन है और आपके पास में क्या चीज़ गिवन है सर? KD गिवन है। अच्छा मुझे बताइए सर, एक फॉर्मूला आप पढ़ते इरिडीमेबल डिबेंचर का, कहता है इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करो, डिवाइड बाई आप क्या करते हैं सर? डिवाइड बाई आपके पास में नॉर्मली नेट प्रोसीड वगैरह करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि सर इंटरेस्ट बेसिकली क्या है सर? इंटरेस्ट आपके पास में रेट है। बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से समझाऊँ तो डेप्थ का अमाउंट कैसे निकलता है सर? डेप्थ का अमाउंट बेसिकली है क्या, ये मुझे बताइए। कहते हैं डेप्थ का अमाउंट और कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपके पास में जो हमने अमाउंट उधार लिया है डिबेंचर के बदले, या फिर डेप्थ कहीं से लोन वगैरह लिया होगा, ये हमारा डेप्थ का अमाउंट है। ठीक है सर, और उस पर इंटरेस्ट कैसे निकलता है सर? इंटरेस्ट कहते हैं कि सर सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। कहता है डेप्थ इनटू आपके पास में इंटरेस्ट का रेट कर दो, इंटरेस्ट
रेट कर दो आपके पास में, तो क्या मिलता है सर, इंटरेस्ट आपके पास में अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो आपके पास में मैं यहाँ पे पूरी तरीके से लिखवा देता हूँ, एक काम करता हूँ, शॉर्ट में नहीं पूरी तरीके से लिखवा देता हूँ। कहते हैं कि बताइए सर, ये इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, ये इंटरेस्ट कैसे आया होगा, ये इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन डेप्थ आपके पास में दिख रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन डेप्थ निकलता कैसे है सर, सीधी सी बात है, डेप्थ इंटू इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, डेप्थ इंटू इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट आपके पास में। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है सर, ये चीज़ तो हमारे पास में क्लियर है। कहता है कि सर डेप्थ निकालना है, तो इसकी जगह तो सर डेप्थ ही रहेगा, डेप्थ निकालना है, डेप्थ तो हमें क्वेश्चन में चाहिए, इसलिए तो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपके पास में, इंटरेस्ट ऑन डेप्थ आपके पास में क्या अमाउंट पता है, आंसर इज जस्ट 7,50,000। अच्छा, वो तो पुट कर देते, जो पता है वो तो लिख देते आपके पास में। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन डेप्थ आपके पास में पता है, रुपीज़ आपके पास में 7,50,000, डेप्थ तो निकालना है। अगर इंटरेस्ट रेट मुझे पता चल जाए, अगर इंटरेस्ट रेट मुझे पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा सर, मेरा काम हो जाएगा। अच्छा सर, इंटरेस्ट रेट अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो सर केडी गिवन है, इंटरेस्ट रेट तो गिवन नहीं है। केडी कितना है सर, 8%। अच्छा सर, यहाँ पे एक केडी का फॉर्मूला पढ़े थे, वैसे केडी की कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं सर, इंटरेस्ट 1 - t आपके पास में डिवाइड बाई एनपी, और एनपी भी नहीं गिवन होता तो हम 100 मान के चलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं कि क्या इससे इंटरेस्ट का रेट पता चल जाएगा, एक बार के लिए ट्राई करके देखते हैं सर। कहते हैं कि सर आपके पास में केडी कितना है, 8%, यहाँ पे 8% है। ठीक है, इंटरेस्ट बेसिकली सर आपके पास में रेट निकालना है, इंटरेस्ट का रेट पता लगाना है। ठीक है सर, और टैक्स तो यहाँ पे है नहीं, तो इस बार के लिए यहाँ पे टैक्स को तो इग्नोर ही करना है आपके पास में, टैक्स तो है ही नहीं आपके पास में, सीधी सी बात है सर, तो टैक्स तो इग्नोर करना है। ओके सर, टैक्स तो है ही नहीं, क्वेश्चन ने कहा है। नेट प्रोफिट कुछ भी नहीं कहा होता है तो हम 100 लेके चल लेते हैं, फेस वैल्यू आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा तो 100%। तो कहता है कि सर इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया कितना सर, वही 8% ही रहा, मतलब कि सर केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट का परसेंटेज निकल के आ गया। ऐसा क्यों सर, सीधी सी बात है, जब टैक्स नहीं होता, नेट प्रोसीड 100 है, तो ऑलवेज इंटरेस्ट का रेट इज इक्वल टू केडी रहेगा। सीधी सी बात है सर, आपको यहाँ पे प्रूव भी कर दिया कि अगर टैक्स नहीं है क्वेश्चन में, नेट प्रोसीड 100 है, तो सीधी सी बात है वही परसेंटेज केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट बनेगा। तो सर इंटरेस्ट रेट कितना है सर, 8% आपके पास में। तो अब क्या आप डेप्थ का अमाउंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अब तो सीधी सी बात है, ये 8% मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा, तो डेप्थ इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा सर, डेप्थ इज इक्वल टू 7,50,000 डिवाइड बाई 8%, तो 7,50,000 डिवाइड बाई 8%, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा डेप्थ का पूरा अमाउंट, और डेप्थ ऑलवेज मार्केट वैल्यू पे होता है, तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ आपके पास में आ चुका है। तो कहता है आपके पास में 93,75,000। ठीक है सर, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। तो लीजिए आपका पास में डेप्थ का अमाउंट भी आ चुका है, तो ये दोनों चीज़ें मिल चुकी, इक्विटी का अमाउंट भी मिल चुका, डेप्थ का अमाउंट भी मिल चुका। बस आपको क्या करना है सर, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 93,75,000 आपके पास में, और ऐड कर दो तो आपके पास में वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा, और वैल्यू ऑफ फर्म मिल गया तो काम ही ख़त्म अब तो। ठीक है, 2,62,50,000 आपके पास में। ठीक है, और ये बस वैल्यू ऑफ फर्म मिल चुका, तो आपके पास में पहला क्वेश्चन का आंसर ही आपके पास में आ चुका। जैसे ही वैल्यू ऑफ फर्म मिल चुका, बस यहाँ पे वैल्यू हमें पुट करनी, और क्या ही करना है। तो कहता है कि 2,62,50,000 यहाँ पे है, और आप हमारी वर्किंग नोट देख सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, कितना आपके पास में KO निकल के आ गया, कहते हैं कि आपके पास में 34,50,000 डिवाइड बाय आपके पास में ये कर देंगे परसेंटेज में, तो 13 पॉइंट आपके पास में 1428%। लेकिन क्या सिर्फ परसेंटेज में लिख के आएंगे, आंसर इज नो पॉइंट में भी लिख के आएंगे, और करके कहता है 0 पॉइंट आपके पास में, 0 पॉइंट आपके पास में, ठीक है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, 0.131428। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? और फिर आप जो है यहाँ पे बॉक्स बना के आ जाएंगे। ठीक है, वही पेन से बॉक्स बनाना है, कोई अलग चीज़ थोड़ी ना है।
ठीक है, लीजिए आपके पास में बिफोर प्रपोजल आंसर भी निकल आ गया सिंपल तरीके से। कोई यहाँ पे बड़ा लॉजिक तो था नहीं, सिंपल सी चीज़ थी आपके पास में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है आपके पास में। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन कहता है आफ्टर प्रपोजल बता दीजिए। तो आफ्टर प्रपोजल बता देंगे, क्या ही दिक्कत है। कहता है आफ्टर प्रपोजल पूछा था ना, हाँ। तो कहता है आफ्टर आपके पास में आफ्टर न्यू प्रपोजल। ठीक है, आफ्टर न्यू प्रपोजल कहता है कि आफ्टर न्यू प्रपोजल क्या रहेगा। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। कहता है कि सर आफ्टर न्यू प्रपोजल, सीधी सी बात है, फॉर्मूला तो वही रहना है। केओई निकालने के लिए कहा है ना, तो फॉर्मूला तो वही रहना है। अमाउंट हो सकता है थोड़ी सी चेंज हो जाए। तो कहता है फॉर्मूला तो आपके पास में वही है जो यहाँ पे है आपके पास में दिखने को मिल रहा है। ठीक है, बस वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और क्या ही चीज़ करेंगे। कहते हैं कि सर इज इक्वल टू आपके पास में, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, लेकिन याद रहे सर आफ्टर प्रपोजल। आफ्टर प्रपोजल मतलब कि ये ग्रीन हाईलाइटेड चीज़ों को भी हमें रिकमेंड करना है, याद रखना है। वैसे टैक्स है नहीं तो टैक्स तो यहाँ पे लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताइए सर EBIT कितना है। तो कहता है आफ्टर प्रपोजल एडिशनल प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा 14,25,000। मतलब कि पहले का जो हर साल कमा रहे वो तो कमाना ही कमाना है। तो कहता है EBIT आपके पास में 34,50,000 जो पहले कमाते थे वो तो कमाएंगे ही कमाएंगे, उसमें क्यों नहीं कमाएंगे। वो तो अभी एग्जिस्टिंग जो हम काम कर रहे हैं उस पर कमा रहे। कहता है न्यू प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया तो न्यू प्रोजेक्ट से भी और अर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कितना, कहता है एडिशनल प्रॉफिट मतलब कि एक्स्ट्रा आपके पास में। तो कहता है 14,25,000। ठीक है, और कहता है डिवाइड बाय आप करिए वैल्यू ऑफ फर्म। अच्छा, वैल्यू ऑफ फर्म तो डायरेक्टली गिवन नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट आपके पास में 2। ठीक है, वर्किंग नोट आपके पास में 2। कहता है वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू कहता है S प्लस D। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ ये निकलता है। मुझे ये बताइए कि सर जो नया पैसा चाहिए कितना चाहिए, 75 लाख रुपीज़ कहाँ से लाए। कहते हैं कि सर डेप्थ से लाए। क्या इक्विटी कोई भी इशू करा, इसने क्लियरली कहा है इक्विटी एक भी नया इशू नहीं किया। अच्छा, इक्विटी अगर इशू किया ही नहीं है तो मार्केट वैल्यू जो पहले थी इक्विटी की वही आज रहने वाली है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई। पहले जितनी मार्केट वैल्यू, अगर कोई नया इशू करा ही नहीं तो मार्केट वैल्यू तो सेम ही रहेगी, सीधी सी बात है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कहते हैं कि सर मार्केट वैल्यू में चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो KE है पहले 16% हुआ करता था, क्या वो बदल जाएगा। आंसर इज हाँ, वो बदल जाएगा, लेकिन उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ क्वेश्चन ने पूछा होता कि नया KE भी निकालिए तो निकाल के दे देते। वैसे मैं एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करवा दूंगा अगर KE भी पूछा होता तो, कि नया KE कितना होगा। KE क्यों बदलता है, सीधी सी बात है। देखिए, आपने पढ़ा है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी के अंदर कि डेप्थ जैसे जैसे कंपनी लेती है तो KE की मतलब कि शेयर होल्डर्स की, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कंपनी इतना सारा डेप्थ ले रही है, हमको भी ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है बेसिकली। तो KE में चेंजेस होता है, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता। सीधी सी बात है आपके पास में, क्योंकि नया इशू करा ही नहीं आपके पास में। तो कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो चलो ठीक है, डेप्थ में चेंजेस होगा। आंसर इज यस, क्योंकि पहले के डेप्थ आपके पास में कितना था, पहले का 93,75,000 था और आपने इशू कर दिया कितना, 75 लाख रुपीज़। डेप्थ तो ऑलवेज मार्केट वैल्यू पे होता है, तो डायरेक्ट 75 लाख रुपीज़ ऐड करना है और कुछ नई बात है नहीं। ठीक है, तो कहता है डेप्थ में बता दो। तो डेप्थ में 93,75,000 पहले से था, वो ऐड कर देंगे। वो तो पहले से लिया है, उसका तो इंटरेस्ट लगना ही लगना है। ठीक है, तो वो डेप्थ तो पहले से है ही है। तो 73 लाख से यहाँ पे 75,000, 93,75,000 था, मैंने तो ज़्यादा लिख दिया। ठीक है, तो कहता है 93,75,000 और प्लस नया जो इशू करा वो डेप्थ आपके पास में और कंपनी में बढ़ जाएगा। पहले से डेप्थ तो इतना था और बढ़ गया कितना, 75 लाख रुपीज़। तो 75 लाख रुपीज़ आपके पास में। ठीक है, तो टोटल डेप्थ अब कितना हो गया, कहता है 93 लाख है 75,000
और प्लस आपके पास में 75 लाख रुपीज़। तो इज इक्वल टू ये भी आपके पास में कितना कोइंसिडेंसली दोनों एक जैसे ही हो गए। जो इक्विटी की मार्केट वैल्यू है डेप्थ की भी आज उतनी हो गई है। कोइंसिडेंस वो कह सकते हैं आपके पास में, ज़रूरी थोड़ी ना है दोनों सेम हो। कोइंसिडेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहता है कि वो भी 1,68,75,000 हो गई और इक्विटी भी इतना है। तो टोटल लगा दीजिए, टोटल कितना वैल्यू ऑफ फर्म आ रहा है आपके पास में। तो वैल्यू ऑफ फर्म आपके पास में टोटल आ रहा है रुपीज़ 3 करोड़ आपके पास में 37,50,000 सही है। 3,37,00,000 आपके पास में 50,000। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। बस वैल्यू ऑफ फर्म मिल गया तो काम ख़त्म हो गया। वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए कितना आ रहा है आपके पास में। तो कहते हैं कि 3,37,50,000 आपके पास में। ठीक है, कितना आंसर आया आपके पास में 14.444 इस तरीके से परसेंटेज आपके पास में आ रहा होगा। और करके पॉइंट्स में भी लिख के आएंगे 0.1444 आपके पास में। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज़ भी आपके पास में आंसर हो जाती है, दोनों रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब अगर के भी पूछा होता तो क्या करते हैं, उससे पहले एक बार के लिए हम सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं क्या हमारे दोनों सॉल्यूशन का आंसर मैच हो रहा है आपके पास में। ठीक है, देख लेते हैं एक बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपके पास में ये रहा 6। कहता है कि सर देखिए बिफोर प्रपोजल की बात करें, अगर बिफोर प्रपोजल, तो कहता है बिफोर प्रपोजल में ऐसा है कि आपके पास में आंसर कितना 13.15 हमारा वही आ रहा है आपके पास में। ठीक है, थोड़ा पॉइंट्स में डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि वेट निकालने में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी सेम चीज़ें देखने को मिले। देखिए इक्विटी की मार्केट वैल्यू हमारे पास में वही चीज़ देखने को मिलेगी, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है। इक्विटी की मार्केट वैल्यू 1,68,75,000 देख लीजिए। इसके बाद कहता है कि सर आपके पास में डेप्थ की मार्केट वैल्यू देख लीजिए, वही चीज़ है आपके पास में, कोई डिफरेंस बात थोड़ी ना है, कोई डिफरेंस नहीं है आपके पास में। ठीक है, और उसी से ही आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा कितना 13.15% का है या फिर 13.1428% का है आपके पास में। ठीक है, दोनों अवेलेबल है, दोनों आंसर आपके पास में राइट होंगे क्योंकि कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं है आपकी। ठीक है, पॉइंट्स की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, इज अलोएबल आपके पास में। हाँ, लेकिन आपने कोई गलत कैलकुलेशन कर रखी है, गलत फॉर्मूला पुट कर दिया तो वो तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, तो रॉन्ग ही रहेगा। बाई चांस मान लीजिए गलत फॉर्मूला अप्लाई करके भी आंसर कहीं कैसे भी करके आप जो है एज इट इज़ लेके आए, तो क्या वो अलोएबल है? आंसर इज़ नो, वो भी अलोएबल नहीं है। ठीक है, अगर गलत तरीके से ही कैलकुलेशन करिए तो फिर आपके पास में अलोएबल नहीं। हाँ, लेकिन उसका अल्टरनेटिव वो सॉल्यूशन बनता ही था, आपने वैसे कैलकुलेशन किया है, अलोएबल है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा इसके बाद कहता है आफ्टर न्यू प्रपोजल। आफ्टर न्यू प्रपोजल भी आपके पास में आंसर मैच हो रहा है, 14.45% या फिर 44% का है, दोनों चीज़ें आपके पास में। और जैसे कि मैंने कहा कि सर को इंसिडेंस हो गया, इक्विटी और डेप की दोनों की वैल्यू सेम ही आ गई मार्केट वैल्यू, तो एक तरीके से आपके पास में ठीक है, दोनों की सेम वैल्यू है, चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने को तो कोई दिक्कत वैसे है ही नहीं। ठीक है, अच्छा कहते हैं कि सर अगर ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, कहता है एक्स्ट्रा आपके पास में कैलकुलेशन अगर के ही पूछा होता, ठीक है, कहते हैं कि आफ्टर प्रपोजल के ही कितना हो रहा है ये पूछा होता, आफ्टर न्यू प्रपोजल पूरी तरीके से लिखते हैं, आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट लिखिए या प्रोपोजल लिखिए। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके पास में। कहता है आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट आपके पास में के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर की पूछा होता तो क्या करते? अरे सीधी सी बात है सर, याद करिए कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में के ई कहाँ कहाँ आता था सर। के ई बेसिकली आपके पास में सर एक जगह मेनली आता था, कहाँ? कहते हैं कि सर आपके पास में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कहता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई के, यही करते थे आपके पास में सर, बिल्कुल यही करते थे। तो एक बार के लिए उससे कैलकुलेशन करने की स्टार्टिंग करते हैं सर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जिसे हम शॉर्ट में एस कहते हैं आपके पास में। ठीक है,
कैपिटल एस आपके पास में, और ये चीज़ आपके पास में। कहता है कि सर अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना है डिवाइड बाय के। के तो निकालना है, तो के की जगह तो कुछ पुट करेंगे नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें पता है तो काम हो जाएगा। अच्छा, मार्केट वैल्यू तो अभी अभी निकाले थे सर, मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं, 1,68,75,000, तो वो तो वही है, क्योंकि न्यू इक्विटी कोई इशू करा ही नहीं है, तो सीधी सी बात है उसमें तो क्या ही चेंज होगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसा मिलता है? कहता है कि सर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, क्योंकि टैक्स तो है नहीं, सीधी सी बात है, जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वही आफ्टर टैक्स बन जाएगा। तो ईबीआईटी मुझे पता है तो काम हो जाएगा। ईबीआईटी तो मुझे पता है, कहते हैं ईबीआईटी के बारे में तो वो खुद बता रहा था, कहाँ है ये रहा। कहता है कि ओल्ड ईबीआईटी और न्यू ईबीआईटी, टोटल ईबीआईटी कितना बन गया? कहता है 34,50,000 प्लस 14,25,000। तो कहता है टोटल ईबीआईटी तो मुझे पता है सर, कितना है? कहता है आपके पास में 48,75,000, जिसमें से माइनस करते इंटरेस्ट और टैक्स। टैक्स तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करिए, काम हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना है? कहता है कि सर पहले भी इंटरेस्ट आपके पास में हुआ करता था, आज भी इंटरेस्ट है। अगर क्वेश्चन में देखो तो पहले का कुछ 7,50,000 इंटरेस्ट ऑलरेडी था, ठीक है, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है, लेकिन इंटरेस्ट 7,50,000 ओल्ड और न्यू भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी है 7,50,000 प्लस आपके पास में न्यू इंटरेस्ट कितना बनेगा? कहते हैं 75 लाख रुपीज़ की डेप्थ है, 8% वाला है, कहाँ गया? ये रहा 8%। तो कहता है 75 लाख रुपीज़ इंटू 8% कर देंगे, तो 75 लाख रुपीज़ इंटू 8% आपके पास में, तो ये भी मिल जाएगा 6 लाख। ठीक है जी, तो लीजिए कैलकुलेशन करके आंसर निकालिए। 48,75,000 में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 7,50,000 एंड 6 लाख, तो ये आपके पास में जो भी आंसर आया, ठीक है, उसे डिवाइड बाय कर दीजिए। आपके पास में वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 1,68,75,000, तो के कितना आ रहा है वो बता देंगे मुझे। कहता है कि सर 20 पॉइंट कुछ 888 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज, और करके पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं आपके पास में। कहता है कि डिवाइड बाय 100 करके आप जो है लिख के आएंगे 0 पॉइंट आपके पास में 20888, ठीक है। लीजिए, तो अगर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन मैंने करवा दी, अगर के ई पूछा होता कि आफ्टर प्रपोजल के ई कितना होगा, तो के ई थोड़ी ना कांस्टेंट रहेगा। डिवेंचर इशू किया है तो ऑब्वियसली आपके पास में अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो के ई ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रहेगा आपके पास में, के ई आपके पास में बदल जाएगा, और बदल के कितना हो जाएगा ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। अच्छा, इन लोगों ने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से किया है, तो के ई तो इन लोगों ने निकाला ही होगा, एक बार के लिए देख लेते हैं इनका के उनको तो निकालना ही पड़ेगा बेसिकली। अगर आप यहाँ पे देखिए गिवन है, उनको तो के निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वेटेड एवरेज से निकाल रहे हैं। सीधी सी बात है, वेट के लिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए ये सारी चीज़ें तो निकालनी पड़ी होगी, ठीक है। ये जो आंसर निकाला यहाँ पे वेट के लिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए निकालना पड़ा होगा ना के, तो ये तो निकालना पड़ा होगा उनको, लेकिन हमको नहीं, हमको तो यहाँ पे कुछ निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? सिंपल सी कैलकुलेशन थी, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज़ को, कैपिटल स्ट्रक्चर का आपके पास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दिया है। तो मेरे भी यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, कोई बाकी चीज़ नहीं है। और बस अब अभी रिवीजन लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करना है, तो रिवीजन लेक्चर भी प्रोवाइड करूँगा आपके पास में। कंसेप्ट रिवीजन लेक्चर होगा बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे करवा चुका हूँ। कंसेप्ट रिवीजन रिवाइज़ करेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमें जो रिवाइज़ करना पड़े, इंपॉर्टेंट लगे, तो वो करेंगे, ठीक है। बेसिकली मेन फोकस कंसेप्ट पे होगा, या कंसेप्ट रिवीजन चलेगा आपके पास में, तो वो प्रोवाइड होंगे। इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। क्वेश्चन आपके पास में बहुत ज़्यादा आसान था, आपने देख लिया, ठीक है जी। चलिए।